सभी प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो में मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत निर्धारित जो टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, उसके अंतर्गत आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान तथा द्वीपीय क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त इस वीडियो के माध्यम से चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार, इस पठार का आकृति जो है त्रिभुजाकार है और भारत का जो दक्षिण का विभाजन किया गया है वो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत से किया गया है। तो अगर इसका हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह गोंडवाना भूमि का ही एक भाग है जो आर्कियन काल के चट्टानों से बना हुआ है। अगर इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई की बात की है तो 1600 किलोमीटर है, जबकि पूरब एवं पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह जो है 1400 किलोमीटर ठहरता है। और इस तरीके से इसका अगर क्षेत्रफल हम देखें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो और यह सबसे प्राचीनतम भूखंड भी है। अगर पूछा जाए सवाल में कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड क्या है तो इसमें जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और यह भी माना जाता है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यह स्थायी है, इस पे ज्वालामुखी या भूकंप नहीं आ सकते हैं। लेकिन लातूर और कोयना का भूकंप इस भ्रम को मिथ्या साबित करता है कि अब ये भी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भी जो है भूकंप या ज्वालामुखी से वंचित नहीं रहा। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो यह 600 से 900 मीटर के बीच ठहरता है। अरावली इसका विस्तार जो है राजस्थान में है। विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर व राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ इस पठार का उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में जो है पूर्वी घाट स्थित है। अब इस पठार पे बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिसमें से दो नदियों का अक्सर पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ में नर्मदा नदी, यह अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है और यह एक भ्रंश में बहती नदी है। और ऐसे ही एक तापी नदी है, यह भी जो है अरब सागर में गिरती है और यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है या कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो आपकी नर्मदा नदी हो गई जो सबसे बड़ी है और दूसरी जो है ताप्ती नदी हो गई। और इस प्रायद्वीपीय पठार को जो है दो भागों में बांटा गया है और उसमें बहुत सारे उसके और अन्य पठार भी हैं, जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि। पहला जो इसका विभाजन किया गया है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा जो कहा गया है दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसके अंतर्गत हम लोग अरावली श्रेणी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि है, फिर बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है और फिर छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार है। तो इन पठारों का विस्तृत अध्ययन करना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन हम संक्षिप्त यहाँ पे आपसे बात कर ले रहे हैं। अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से स्थित होकर यह चली जाती है आपके राजस्थान होते हुए दिल्ली में इसको दिल्ली रेंज के नाम से भी जाना जाता है। और
इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह जो है गुरु शिखर है, जो कि माउंट गुरु शिखर के रूप में प्रसिद्ध है और यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा का पठार आपका पश्चिम में इसकी राजस्थान और पूर्व में जो है दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वत और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार के बीच में यह क्षेत्र स्थित है। और यह जो है ज्वालामुखी उद्गार से फैले हुए लावा से निर्मित पठार है। और तीसरा जो पठार था है बुंदेलखंड का, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले जैसे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, ये सभी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में ही स्थित हैं। और छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार जो है प्रमुख रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में है। और यह जो है क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार, यह संसाधन की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है। यहाँ पे बहुत खनिजों का उत्खनन किया जाता है, जिससे जमशेदपुर इसका उसी क्षेत्र में स्थित है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और तीसरा जो है मेघालय का पठार है और यह जो है मेघालय राज्य में स्थित है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत रूप है वही मेघालय पठार तक जाता है, लेकिन बीच में जो मालदा गैप है उसके कारण ये वहाँ पे नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कर दिया गया है। तो इसलिए यह जो है अलग प्रतीत होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है सवाल में कभी कि जो मेघालय का पठार है वह किसका भाग है, तो वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग होता है। तो ये थे मध्य उच्च भूमि के कुछ संक्षिप्त चर्चा। और ऐसे ही आपका जो दक्कन का पठार है, जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित मलबा से हुआ है, उस पे बहुत सारे पठार है। उसमें जैसे सतपुड़ा श्रेणी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का पठार है, महानदी बेसिन है, उड़ीसा उच्च भूमि है, दंडकारण्य है, तेलंगाना का पठार है, तमिलनाडु का पठार है, कर्नाटक का पठार है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त चर्चा था ये प्रायद्वीपीय पठार के। चूँकि अब इसका विस्तृत अध्ययन, अब एक एक पठार के बारे में यहाँ पे बताना बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका संक्षिप्त चर्चा यहाँ पे किया गया। और दूसरा जो था कि तटीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप पश्चिम तट में देखेंगे तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है वो आपका पश्चिमी तट के रूप में जाना जाता है। और इस पश्चिमी तट को अमूमन कहा जाता है कि ये एक कगार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पर्वत न कहकर इसको इसका कगार कहा जाता है। और इसका भी उपविभाजन किया गया है। जैसे गुजरात तट है, उसके बाद जो है कोंकण तट है, कोंकण तट के बाद जो है कन्नड़ तट है, और फिर उसके पश्चात जो है मालाबार तट है। अगर दो शहरों के बीच का क्षेत्र अगर किया जाए तो जो गुजरात से लेकर जो मुंबई तक का क्षेत्र है वो आपका गुजरात तट के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा जो है गोवा से जो मुंबई से जो गोवा तक का क्षेत्र है उसको कन्नड़ कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है। और जो गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो क्षेत्र है वह जो है कन्नड़ के रूप में जाना जाता है। और जो मंगलोर से और लास्ट में जो कन्याकुमारी है उसका वो क्षेत्र जो है वो आपका कहलाता है मालाबार तट। कभी कभी प्रश्न में मालाबार तट का उल्लेख आता है कि मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है, तो वो केरल राज्य से संबंधित है। उसके पश्चात
ये तो दोनों पूर्वी तट घाट या पश्चिमी घाट जिस स्थान पे मिलती हैं वो पर्वत है आपका नीलगिरी। कहने का मतलब जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट दोनों कहाँ पे मिलती हैं, वो नीलगिरी पर्वत पे मिलती हैं। और नीलगिरी पर्वत जो है का सबसे जो ऊंचा चोटी है वो अनईमुदी है और उसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। और दूसरी जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो जो है दोदा बेट्टा स्थित है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय जो पश्चिमी तट है वो जो पूर्वी तट है दोनों का मिलन स्थल किस पर्वत श्रेणी में है, तो वो आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और पश्चिमी तट जो है अरब सागरी मानसूनी से अधिक प्रभावित होता है और यहाँ पे वर्षा भी लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और वर्षा जो है अरब सागरी मानसूनी हवाओं से अत्यधिक होता है और ये जो है एक पर्वत के जैसे अवरोधक का भी काम करते हैं, इसलिए पर्वत से जो हवा टकराती है वो वहाँ पे उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है और उसका जो है वहाँ पे अत्यधिक वर्षा प्राप्त करती है। और दूसरी तरफ जो पर्वत की जब हम लोग नीचे उतरते हैं, कह सकते हैं कि जो पर्वत जिस दिशा पर्वत के सहारे हवा ऊपर चढ़ती है उस किनारे वर्षा अधिक होती है और जिस तरफ हवा नीचे उतरती है उधर वर्षा कम होती है। और इसलिए जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में भी इसको जाना जाता है। और एक सवाल बनता है कि मुंबई में वर्षा अधिक होती है जबकि एक शहर पुणे में वर्षा कम क्यों होती है, तो पुणे जो है एक वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो दूसरा जो ये तो हो गया पश्चिमी तट का। जो पूर्वी तट का विभाजन किया गया है वो आपका जो गंगा नदी है जिसका डेल्टा जो है आपका सुंदरवन डेल्टा के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ से लेकर जो है कन्याकुमारी तक स्थित है। इसमें जो अगर राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये राज्य आते हैं। और इसका भी फिर उप विभाजन किया गया है। पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा है सुंदरवन, वहाँ से लेके उड़ीसा तक का जो है इसको उत्कल तट कहा जाता है। और उत्कल तट के बाद फिर जो है उड़ीसा से लेकर जो है जो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वो रायलसीमा तट के रूप में जाना जाता है। और फिर जो आंध्र प्रदेश से के बाद जो है आप चले जाइएगा कन्याकुमारी तक, तो वो जो है क्षेत्र जो है कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। और कोरोमंडल तट जो वर्षा होती है वो हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से नहीं होती है, बल्कि जो है लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे हवा अत्यधिक होती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से वर्षा कहाँ होती है, तो वो कोरोमंडल तट है। तो ये आपके इसके विभाजन किए गए हैं। अब एक एक का यहाँ पे उल्लेख करना समय अभाव लग रहा है, तो अब ये हो गया आपका पूर्वी और पश्चिमी तट जिनके उप विभाजन भी किए गए हैं। गुजरात पश्चिमी वाले तट का विभाजन किया गया है, गुजरात तट, फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट। और ऐसे ही जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं उनका विभाजन भी किया गया है, उत्कल तट, रायलसीमा तट और कोरोमंडल तट। और जो इसमें एक और टॉपिक है उसमें यह है कि द्वीप को जोड़ा गया है। तो द्वीप देखा जाए तो हमारे भारत में 2 द्वीप हैं। पश्चिम की तरफ अरब सागर द्वीप है, अरब सागर में एक द्वीप है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है। तो लक्षद्वीप का जो उत्पत्ति हुई है वो कोरल रीफ के रूप द्वारा हुई है, या कह सकते हैं कि मूंगा एक समुद्री जीव होता है उससे बना हुआ है लक्षद्वीप।
और जो दूसरी तरफ जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप है उसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। द्वीप समूह का मतलब है कि यहाँ पे केवल अंडमान और निकोबार द्वीप ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, उनको मिलाकर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। इसमें 10 डिग्री चैनल जो है या 10 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करती है। और यहीं पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और यह जो है अंडमान निकोबार में ही पड़ता है और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को यह प्रदर्शित करता है। और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप में ही 2 ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, एक का नाम है नारकोंडन और दूसरे का बैरन। नारकोंडन जो है सुषुप्त है और बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह जो हमारा अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, यह जो है हिमालय का विस्तृत रूप ही है, जो कि महासागर में डूब गया है और डूबे हुए क्षेत्र जो हैं का कहीं कहीं पे ये बाहर निकल आया है। तो यह जो है महाद्वीप यह जो है क्षेत्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही निमज्जित क्षेत्र है। तो इसकी राजधानी की बात की है तो ये पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में साउथ निकोबार में स्थित है। तो ये था आपका संक्षिप्त बातचीत हमारे भारत के भौतिक विभाजन में। बहुत बहुत धन्यवाद।